Well, dear students, I am Muhammad Zaid, and today we are going to discuss the next topic, which is the applications of Gauss law, and we are going to use the spherical symmetry today. तो इससे पहले जो कुछ हमने डिस्कस किया था उसमें हमने गॉस लॉ की डिफरेंट एप्लीकेशंस को रेगुलर क्लास में डिस्कस किया था। सो आज हम लोग स्फेरिकल सिमेट्री में दो थ्योरम्स प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से होते हैं और इनकी स्टेटमेंट क्या है। स्फेरिकल सिमेट्री में कुछ बातें आप अपने माइंड में याद रखें कि एज्यूम करें मेरे पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एक स्फेरिकल, इस पे जो डॉट्स मैंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं ये सारे का सारा चार्ज है जिसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब मैं इंटरेस्टेड जो हूँ ये एक तो जो कैपिटल आर होगा, लाइक ये जो मैंने ये वाली लाइन प्लॉट की हुई है गाजियन सरफेस कंसिडर किया हुआ है, इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूँगा। और दूसरा मैं इस सरफेस के लिए जो S1 है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करूँगा। अब थ्योरम नंबर 1 जो है ये आउटर सरफेस के लिए, लाइक ये जो गाजियन सरफेस S2 मैंने कंसिडर किया हुआ है इसके लिए देखना चाहता हूँ कि गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या है और ये थ्योरम क्या कहता है। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम अ शेल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज attracts or repels a charge particle that is outside the shell as if all the shell's charge were concentrated at the center of shell। एज्यूम करें मेरे पास ये सारे का सारा चार्ज यहाँ पे शेल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड था। वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, लेट्स से वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैंने गाजियन सरफेस जब S2 लिया और जब मैं S2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जैक्टली वो वैल्यू मिलेगी कि जैसे ये सारे का सारा चार्ज जो था कंसंट्रेटेड होता एट द सेंटर ऑफ शेल। तो इसको ज़रा प्रूव करना चाहते हैं क्या ये वाकई ऐसे मैथमेटिकल पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जो गॉस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म थी उसको यूज़ करेंगे। अब मैं लेना चाह रहा हूँ सरफेस S2 के लिए। सरफेस S2 के लिए जो मेरा रेडियस है वो स्मॉल आर है और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल शेल वो क्यू है। तो हमने कहा था अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ एप्सिलॉन नॉट इनटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ EdA that must be equal to epsilon naught, सॉरी क्यू। अब फर्दर अगर इसे देखें तो क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो आपका रिंग बन रहा है या ये वाला रिंग बन रहा है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, चार्ज ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया, और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है तो डिस्टेंस ऑफ ऑल दी पॉइंट सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको आप बाय ले जा सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और ये क्लोज इंटीग्रल फॉर DA आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू क्यू। अब जो इंटीग्रल ऑफ एरिया होगा इस पूरे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर के लिए वो आप लोग लिखते होते हैं वो 4πr² होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू 4πr² ये इक्वल आ जाएगा क्यू के। तो दोनों साइड्स पे जब आप इन बाकी फैक्टर्स को डिवाइड करते हैं एप्सिलॉन नॉट 4πr² को, तो आपके पास जो रिज़ल्ट बनेगा ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, में इसको अलहदा ले लेता हूँ, और Q/r² अलहदा ले लेता हूँ। अब अगर आप इस रिज़ल्ट को गौर से देखें तो ये तो आप लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था एट अ डिस्टेंस r, तो वो रिजल्ट भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यही आया था। लाइक लास्ट चैप्टर में हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि अगर आपका यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज मौजूद हो और आप इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल रिजल्ट ये बनता है। और जब हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी जो सेंटर पे नहीं था, लेकिन जब हमने उसके बाहर एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जैक्टली वही रिजल्ट आया जो पॉइंट चार्ज के लिए आया था। सो दैट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स, और आपको ये बता रहा है कि अगर इस तरह का बिहेवियर है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो सारे का सारा चार्ज है ये आउटसाइड द शेल एग्जैक्टली वो बिहेव कर रहा है जो कि आपका एक पॉइंट चार्ज का बिहेवियर होता है। सो दैट वाज योर थ्योरम नंबर 1 जो यहाँ पे वेरीफाई होता है। फर्दर उसके बाद अगर हम सेकंड थ्योरम को प्रूव करना चाहें, इट सेज दैट इफ अ चार्ज पार्टिकल इज लोकेटेड इनसाइड अ शेल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द शेल। सो अगर आपके पास इस शेल के अंदर यहाँ पे हम कोई ले लेते हैं, लाइक मैंने अब गाजियन सरफेस S1 ले लिया,
तो मैं S1 के अंदर देखना चाहता हूँ क्योंकि मेरा सारे का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस गाजियन सरफेस S1 से बाहर। सो इसका मतलब है इसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अगर इसके अंदर चार्ज कोई मौजूद नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए। सो हमने ये गॉसियन सरफेस लिया, इक्वेशन ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। सो थ्योरम नंबर 2 के लिए जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस गॉसियन सरफेस लाइक S1 हमने फाइंड करना है। और S1 के लिए अगर आप फाइंड करें तो आपने कहा था एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू। और क्यू के बारे में हमने कहा था ये क्यू इनक्लोज होना चाहिए। अब क्योंकि गॉसियन सरफेस S1 जो है उसके अंदर तो कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सारे का सारा चार्ज उससे बाहर है। सो इसका मतलब है विद इन गॉसियन सरफेस S1 नो चार्ज इज एग्जिस्टिंग ओवर हियर। सो दैट इज व्हाई दिस क्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। तो एप्सिलॉन नॉट इनटू ई कांस्टेंट है बाहर ले आए, समेशन ऑफ डी ए क्लोज इंटीग्रल ले लेते हैं, ये समेशन ले लेते हैं, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब क्योंकि राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 0 हो गई है इसका मतलब आपका सारे का सारा रिजल्ट जो है वो 0 हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ हम इन दोनों थ्योरम से ये कंक्लूड करते हैं कि अगर आपके पास कोई स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, फर्ज किया ये आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से आप बाहर चले जाएंगे, फ़र्ज़ किया इस डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर में इस पॉइंट P पे आ जाता हूँ, तो इस पूरे के पूरे चार्ज का बिहेवियर एग्जैक्टली वही होगा जो पॉइंट चार्ज का था, लाइक ये सारे का सारा चार्ज जैसे सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो। और दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट में अपनी मर्जी से लेट से पॉइंट ए ले लूँ, तो क्योंकि पॉइंट ए पे जब मैं गॉसियन सरफेस कंसीडर करूँगा तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो जब चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जहाँ पे चार्ज नहीं होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि विद इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और आउटसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपके पास एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि पॉइंट चार्ज की तरह एग्जिस्ट करती है। अब फर्दर एक और पॉसिबिलिटी पे सोचते हैं कि पिछले केस में तो हमने देखा था कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था वो इन द फॉर्म ऑफ शेल था। फ़र्ज़ किया ये आपके कंसनट्रेटेड शेल्स हों और इस पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरे के पूरे स्फीयर की फॉर्म में हो। स्फीयर की फॉर्म का मतलब ये हुआ कि ये आप इस तरह से एज्यूम कर लें कि ये आपके पास रेडियल फॉर्म में कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी लाइक स्फेरिकल सिमेट्री में। तो अब यहाँ पे इसका बिहेवियर क्या होगा, मतलब ये सारे का सारा चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है जो स्फेरिकल फॉर्म में है। अब अगर स्फेरिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर से लेके जहाँ तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फ़र्ज़ किया मैं उसे नाम दे देता हूँ कैपिटल आर का, और उसके बाहर एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से मैं ये अपना गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेता हूँ। और गॉसियन सरफेस मैंने ऐसे कंसिडर किया कि सारे का सारा चार्ज जो मैंने यहाँ पे डॉट्स बनाए हुए हैं वो इस सरफेस के अंदर है। तो अगर ये सरफेस के अंदर है तो जो इसका रेडियस होगा मैं उसको लेट से रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है, फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ ये मेरे पास Q हो, और इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, हम एज्यूम करते हैं ये जो रो है दैट मस्ट बी कांस्टेंट। तो मैंने ये कंसिडर किया, एज्यूम करें मेरे पास एक फुटबॉल टाइप ऑब्जेक्ट है जिसके पूरा अंदर सेंटर्स में लाइक उसका जो फुटबॉल के अंदर जो वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहा था उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब जो फुटबॉल की बाउंड्री थी वहाँ तक जो रेडियस था वो आर था। मैंने गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया उस आर से भी बाहर, लाइक एक और बड़ा स्फीयर ले लिया जिसके अंदर मैंने फुटबॉल को रख दिया। अब इसमें क्या होगा, एज्यूम करें मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन तो वही है उसी तरह से सारी लाइक फुटबॉल की तरह है, लाइक ये सारे का सारा चार्ज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमने बाहर तो देख लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर एग्जैक्टली वही होगा जो कि आपके पास सिंपली एक पॉइंट चार्ज का बिहेवियर होता है, लेकिन अब बाहर के बजाय इसके अंदर एक पॉइंट ले लेता हूँ या एक स्फीयर ले लेता हूँ, मैं ये गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेता हूँ ये वाला। अब इस गॉसियन सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ इस तरह से हैं कि इसका जो रेडियस है सेंटर से यहाँ तक वो स्मॉल आर हो,
और जो आपका एक्चुअल रेडियस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैपिटल आर हो जाए, जो आपकी लाइक लेट्स से जो चार्ज इनक्लोज्ड है उससे मैं क्यू प्राइम कह देता हूँ। अब मतलब ये हुआ कि अगर हम क्यू प्राइम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं इस सरफेस के ऊपर, तो इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए जब हम गॉस लॉ कंसिडर करेंगे तो गॉस लॉ में सिर्फ वो चार्जेस कंट्रीब्यूट करेंगे जो इस सरफेस के अंदर है, और वो तमाम चार्जेस जो इस सरफेस से बाहर हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सो अब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लास्ट इक्वेशन हमने लिखी थी E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, वो अब बन जाएगी इस सरफेस के लिए मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो E मस्ट बी इक्वल टू 1/4πε0 Q प्राइम डिवाइडेड बाय, ये आपकी जो वैल्यू हमने रखी हुई है स्मॉल आर रखा हुआ है तो स्मॉल आर का स्क्वायर बन जाएगा। और साथ में कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ कि ये जो आपका आर है वो लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल आर है। मतलब आपने सिर्फ वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जिधर आपके पास ये ग्रीन सर्कल या शेल बना हुआ है। सो इसका मतलब है जो आपका क्यू टोटल चार्ज था वो इस केस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, बल्कि इस केस में सिर्फ वो चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा जो इस शेल के अंदर है, और जो शेल से बाहर है वो गॉसियन सरफेस से बाहर है, सो इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये तो आपका एक रिजल्ट बन गया। अब फर्ज किया मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये जो टोटल चार्ज इनक्लोज था ये क्यू था, जो इसका टोटल वॉल्यूम था वो आपके पास वी था। फर्ज किया जो यहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड है वो क्यू प्राइम है, और जो इसका वॉल्यूम है वो सिर्फ स्मॉल आर के लिए आएगा। तो अगर मैं ये कहूँ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो जो डेंसिटी इस स्फीयर के लिए है एग्जैक्टली वही डेंसिटी इस स्फीयर के लिए है। सो मैं इसको ऐसे कह देता हूँ, मैं इसको स्मॉल स्फीयर कह सॉरी लार्ज स्फीयर कह देता हूँ, और इसको मैं स्मॉल स्फीयर कंसिडर कर लेता हूँ जो मेरे पास गॉसियन सरफेस वाला स्फीयर है। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि लार्ज स्फीयर की जो टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और स्मॉल स्फीयर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो दोनों आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं इस केस में कि चार्ज इनक्लोज बाय स्मॉल स्फीयर, मतलब इसको ले लें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ डेंसिटी फॉर स्मॉल स्फीयर, लेट से मैं इसको ये ले लेता हूँ, दैट मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी फॉर लार्ज स्फीयर। अब अगर आप डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करें तो आप लोगों ने जो चार्ज डेंसिटी के लिए फार्मूला पढ़ा हुआ है दैट इज़ चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लाइक वॉल्यूम होता है। तो अब इसका जो चार्ज था इसका नाम हमने रखा था क्यू प्राइम, और इस जो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम है वो 4/3 स्मॉल आर का क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे चले जाएं, इसका जो रेडियस था जो मतलब आपका पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए जो चार्ज था वो क्यू था, और जो इसका वॉल्यूम है वो 4/3 कैपिटल आर का क्यूब हो जाएगा। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो 4/3 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपका जो क्यू प्राइम बचेगा दैट इज इक्वल टू, ये आर क्यूब उधर चला जाएगा तो ये बनेगा क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, और इससे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं क्यू प्राइम को रिप्लेस कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ क्यू। तो अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, तो जब हमने 2 को 1 में पुट किया जो रिजल्ट मेरे पास बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, E इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू 1/r², ये आ गया, मल्टीप्लाई बाई क्यू प्राइम की जगह वैल्यू पुट करें दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। अब ये जो आपका स्मॉल आर स्क्वायर है स्मॉल आर क्यूब से कट के सिंपली आर बच जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट आपके पास बचता है इस केस में वो कुछ इस फॉर्म में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, यहाँ पे आप Q डिवाइडेड बाय 4πε0, ये टर्म्स इलेदा ले ली,
और उसके बाद फर्दर अगर आप इसके साथ लिखना चाहें, ये आर क्यूब भी यहाँ पे आ जाता है, और जो स्मॉल आर है उसको आप इधर लिख दें। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट बन जाता है उस केस में जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन तो स्फेरिकल हो, लेकिन आप सारे का सारा चार्ज ना ले रहे हो, बल्कि आप स्मॉल पोर्शन ऑफ चार्ज लेना चाह रहे हो। मतलब ये समझ लें कि आपके पास एक ऐसा फुटबॉल है जिसमें आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, लेकिन आप फुटबॉल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड करना चाह रहे थे। आप उसी फुटबॉल के अंदर एक क्रिकेट बॉल को ऐसे रख दिया जो उसके सेंटर का, मतलब इनका सेंटर आपस में कंसेंट्रिक था। तो जो क्रिकेट बॉल के लिए जो आंसर आएगा वो आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकेंगे। मतलब ये हुआ कि आपका ये पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इस तरह से थी, आपने इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं किया बल्कि इसके अंदर किसी स्फीयर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, तो आपका रिजल्ट ये बनेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।